सर मेरे को वेदांत डाटा में कुछ एरर लग रहा है, शायद कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ आ रही है। कैलकुलेशन गड़बड़ आ रही है। देखो मैं सर एक बार क्वेश्चन एक आप बार तुम्हें सॉल्व दोबारा करके रिपीट कर दूं। देखिए। सॉल्व नहीं कर रहा वेदांत, मैं एक बार ना एक, मैं देख अब मेरे को क्वेश्चन नहीं, मैंने क्वेश्चन बता दिया, दे दिया असाइनमेंट से अपनी, क्वेश्चन दे दिया मैंने अभी। अब मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा है ना, मैं उसी के बेसिस पे लिख रहा हूँ इसका डेटा। पहले इसका रोड मैप तो बना देते हैं, एक रोड मैप होता है ना, वो बना रहा हूँ मैं इसका। देखो तुम्हारे पास देखना कि कहीं गलती होगी तो मेरे को बता देना जरूर। तुम्हारे पास Fe2SO4 होल्ट्राइज था और दूसरा फेरस ऑक्सिलेट, ये दो चीजें थी। इन दोनों को ऑक्सीडाइज किया हमने, और ये मीडियम एसिडिक है। मीडियम क्या है? एसिडिक। इनको ऑक्सीडाइज किया है N/16 KMnO4 से, और पहले चाहिए 40 ml ऑफ 1/16 यानी N/16 KMnO4, ये चाहिए। उसके बाद ऑक्सीडाइज करने के बाद, अब मैं तुम्हें यहाँ पे हिंट देता जा रहा हूँ साथ साथ, जिसने सही किया होगा तो आंसर बोल सकता है वो। किसी को बोलना आंसर, 12th वाले बच्चों में से। चलो, तो इसमें जब ऑक्सीडाइज किया तो ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, Fe2+3 वाला, क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, आयरन ऑलरेडी +3 स्टेट में है। इसमें आयरन +2 था, ऑक्सिलेट था, दोनों ऑक्सीडाइज होंगे, आयरन +2+3 में जाएगा, C2O4 नेगेटिव 2CO2 में जाएगा, गैस है, स्किप कर जाएगी। उसके बाद इस मिक्सचर को हमने रिड्यूस कर दिया जिंक के साथ, जिंक और डाइल्यूट H2SO4 से मिक्सचर को रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस किया तो आयरन +3 वाला जो है, CO2 गैस एस्केप कर गई है, आयरन +3 वाला जो है वो चला गया +2 में, +3 वाला आयरन दोबारा चला गया +2 में, दोनों आयरन चले गए +2, ये चले गए। और इसके बाद हमने इस मिक्सचर को दोबारा ऑक्सीडाइज किया। अब नेचुरल सी बात है, दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, इसलिए हमें ज्यादा KMnO4 चाहिए होगा, इसलिए 60 ml चाहिए था KMnO4। 60 ml ऑफ 1/16 नॉर्मल KMnO4 चाहिए, इतना KMnO4 चाहिए। और अब ये बन गया 2Fe3+, ये भी बन गया Fe3+। अब इसमें बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिलिक्यूलेंट्स ऑफ दिस एंड दिस। क्वेश्चन सबको क्लियर है कि नहीं? अब ये क्वेश्चन है, देखना चेक करना कोई गलती तो नहीं हुई कहीं पे। नो सर। ये जिस दिन तुम ये लिखना सीख गए ना क्वेश्चन के अंदर, फिर आधा क्वेश्चन तो तुम्हारा सॉल्व हो गया ऐसे ही। ये बना लिया अगर तुमने तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या किसी ने आंसर निकाला इसका? सर एक मिनट, मैं वो गलती से FeSO4 ले रहा था, तो उधर से आंसर अब बदल तुम, रहा हाँ, था, एक मिनट। हाँ, एक बार तुम टाइम लगा करके इसे आंसर निकाल लो। मैं बस यही क्वेश्चन बताऊंगा आज, इसको ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, टाइम लगा लो और आंसर निकालो इसका।
चलो एक बार ट्राई कर लिया सबने। सम्यक 6/7. 6/7 किसने निकाला? श्रुतिका ने। Yes, sir. 6/7 श्रुतिका एक बार क्वेश्चन ढंग से रीड करना। 6/7 जो है ऑप्शन में जरूर होगा। देखो क्वेश्चन रेशियो किसका पूछा हुआ है। 7:4. 7:4 वेदांत ने निकाला है। 6:7 7:4 दो आंसर आ गए हैं। और किसी ने? देखो पहली बात तो ये इसके अंदर कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, तो सिर्फ कंसेप्ट सोचना था इसके अंदर। Sir, अब मैं एक बार बता रहा हूँ, 7/6 देखो आएगा। श्रुतिका फिर तभी तो बोल रहा हूँ ढंग से किया करो। ये गलती करोगे तुम्हें कितना दुख होगा सोचो पेपर में। और किसी ने निकाला है श्रुतिका के अलावा? नहीं। चलो अब एक बार इसका कंसेप्ट सोचना है। देखो मैं इसको ना एक बार ट्राई करता हूँ, पहले मिलीकुलेंट से डायरेक्ट करेंगे और उसके बाद मैं बताऊंगा इसको तुम्हें मोल से भी। मान लो इसके ए मिलीकुलेंट है, इसके बी मिलीकुलेंट है, ए मिलीकुलेंट बी मिलीकुलेंट। तो अब तुम्हें पता है KMnO4 जो है सिर्फ आयरन +2 को ऑक्सीडाइज करेगा, आयरन +3 को नहीं। तो ये तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, ये एज इट इज रह जाएगा। मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे। तो सिर्फ बी ही ऑक्सीडाइज होगा। और बी का इनफेक्टर कितना होगा? बी का इनफेक्टर कितना है? इनफेक्टर पता कर लो, जरूरत नहीं है उसकी। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्ट मिलीकुलेंट माने हैं। सिर्फ बी पार्ट है वो ऑक्सीडाइज होगा। तो पहली इक्वेशन डायरेक्ट आ गई, बी इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, बी इज इक्वल टू 40 इंटू 1/16। नॉर्मलिटी देखी ना, इसका भी इनफेक्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन बी वाले का यानी FeC2O4 फेरस ऑक्सीलेट, इसका क्वेश्चन मैंने एक दोपहर में भी करवाया है। इसका इनफेक्टर कितना होगा? इसका इनफेक्टर कितना होगा? बोलो। हाँ आकाश सही है अभी। हाँ सही। किस किसको समझ आ गया 3 है इनफेक्टर इसका? किसको समझ आ गया इसका इनफेक्टर 3 है? नहीं, किसी को समझ नहीं आया। देखो उधर आयरन +2 में है, अभी मैंने पीछे बताया था, ये आयरन +2 में है, C2O4 2 नेगेटिव है। तो आयरन +2 वाला +3 में गया तो 1 इलेक्ट्रॉन, C2O4 2 नेगेटिव, CO2 2CO2 में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। टोटल इलेक्ट्रॉन 3 हो गए ना। तो इसलिए इसका इनफेक्टर कितना हो जाएगा? 3। आया समझ कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? एक बार हैंड रेस करेंगे जिसको समझ आ गया इसका इनफेक्टर 3 है। ये मैंने दोपहर में भी बताया एक बार। एक बार हैंड रेस करेंगे जिसको समझ आ गया इसका इन्फेक्टर 3 है। विधि, कनिष्क, अक्षत, विद्या, समीर, शिवा, श्रुतिका, आकाश, अखिलेश, अक्षिता, कृष्णा, हर्ष। 13 बच्चों को समझ आया। समर, निखिल, सुधांशु, प्रीति, साक्षी, 3 हुए अभी। निखिल, प्रणव। चलो ये तो ना बहुत इजी चीज है। ये 3/2 इन्फेक्टर होगा इसका। चलो अब ये पार्ट हो गया यहाँ तक। B इज इक्वल टू 40/16, ये क्वेश्चन सबको समझ आ गई होगी। मैं ये ऐसा मान है B इज इक्वल टू 40/16, ये क्वेश्चन सबको समझ आ गई। उसके बाद दोनों को हमने रिड्यूस कर, CO2 गैस एस्केप कर जाएगी, CO2 गैस एस्केप कर जाएगी। दोनों को हमने रिड्यूस कर दिया जिंक को डाइल्यूट SO4 से। रिड्यूस करेंगे तो आयरन +2 जो +3 था, ये 2Fe2+ बन जाएगा, रिड्यूस हो गया। ऐसे ये वाला आयरन भी जो +3 में था ये भी रिड्यूस हो गया +2 में। अब दोनों को ऑक्सीडाइज करना है, इसलिए हमें KMnO4 ज्यादा चाहिए होगा। पहले 40 ml चाहिए था, अब चाहिए होगा 60 ml। 60 ml 1/16 नॉर्मल KMnO4 ये चाहिए होगा। अब यहाँ से 2Fe3+ बन जाएगा, Fe3+ बन जाएगा। अब इसलिए जब इसको ऑक्सीडाइज करना है, ध्यान देंगे, जब इसको ऑक्सीडाइज करना है तो क्या होगा? अब ये वाला जिसके मिलिकुलेंट A थे, इधर तो A ही रहेंगे। अब इधर भी A रहेंगे। क्यों? क्योंकि इधर से इधर गए, जो इन्फेक्टर आ रहा है वही इन्फेक्टर इधर से इधर भी आएगा। इसलिए मिलिकुलेंट जो हैं सेम रहेंगे। तो जो अगर ए मिलिकुलेंट यहाँ थे तो ए यहाँ होंगे, ए यहाँ होंगे, ए यहाँ होंगे, हर जगह मिलिकुलेंट ए ही रहेंगे। अब ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ए तो आएगा ही आएगा। अब
FeC2O4 के जो मिलिकुलेंट थे वो B थे, लेकिन एन फैक्टर इसका कितना था 3। अब इधर एन फैक्टर कितना है इसका 3, इधर से इधर गए जब एक इलेक्ट्रॉन आया, अब इसका एन फैक्टर कितना है इधर 1। इस One. Fe3+ का इस इक्वेशन में एन फैक्टर 3 है, लेकिन इस इक्वेशन में एन फैक्टर इसका 1 है। तो इस Fe3+ के मिलिकुलेंट क्या होंगे विद एन फैक्टर 1, B/3 होंगे कि नहीं? इस Fe3+ के मिलिकुलेंट कितने होंगे B/3 इस इक्वेशन के अंदर। ऊपर वाली इक्वेशन में B है, इसमें B/3 होंगे कि नहीं? Moleculant with n factor 3 was B, so moleculant with n factor 1 will be B/3। ये बात समझ आ गई कि नहीं? ये मैंने दोपहर में भी बताया था तुम्हें, यूनिटरी मेथड करके करना क्वेश्चन को। अगर moleculant with n factor 3 अगर B है तो moleculant with n factor 1 कितने होंगे B/3। अभी समझ आ गया कि नहीं? एक बार हैंड रेज करेंगे जिसको समझ आ गया जल्दी से। अक्षत, आकाश, सम्यक, विधि, कनिष्क, श्रुतिका, अंशिता, बिंदिया, समीर, शिवा, कृष्णा, वेदांत, सुधांशु, अखिलेश, हर्ष, अर्नव, निवृत्ति, प्रगति, निकिता, साक्षी। देखो बाकी बच्चे भी ध्यान दो, निशी। किसी को दोबारा पूछना दोबारा पूछ लो, नहीं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सबको समझ आ गया यहाँ पे। तो अब इसके एन फैक्टर B/3 आ गए। ध्यान देना, FeC2O4 के मिलिकुलेंट B थे, Fe3+ के भी इसी इक्वेशन में 3 हैं। 3 मिलिकुलेंट, 3 मिलिकुलेंट इसके B ही है। एन फैक्टर क्योंकि 3 इसका भी है, 3 इसका भी है। इसका एन फैक्टर इसकी जरूरत नहीं है, हालांकि इसका एन फैक्टर हमारा होगा 3/2। अब जब हम Fe3+ से Fe2+ में गए तो एन फैक्टर 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है ना, एन फैक्टर 1 है। तो जो मिलिकुलेंट B थे वो एन फैक्टर 3 के साथ थे। मिलिकुलेंट विद एन फैक्टर 3 वाज B, सो मिलिकुलेंट विद एन फैक्टर 1 विल बी B/3। तो B/3 मिलिकुलेंट इधर है, तो B/3 इधर भी होगा और B/3 इधर भी होगा, क्योंकि एन फैक्टर अब सेम आ रहा है देखो। तो इसलिए अब नेक्स्ट इक्वेशन जो बनेगी A, इसके मिलिकुलेंट तो A ही है, इसके मिलिकुलेंट B/3 है, तो A प्लस B/3 दिस इज इक्वल टू कितना होगा 60/16। दोनों को सॉल्व करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। B की वैल्यू 40/16 पुट कर दो। B की वैल्यू 40/16 पुट करोगे ना तो ये आ जाएगा 40/60, एक मिनट, A प्लस 40/48 और 60/16 को भी लिख दो 180/48, एक ही बात है, ताकि इजी हो जाए कैलकुलेशन। यानी A आ गया यहाँ से 140/48, A 140/48 है और B हमारा 40/16 है। B हमारा इम्प्लाइज B 40/16 है, इसको मैं लिख देता हूँ 120/48। देखो डिवाइड करो, रेशियो कितना आ गया 7:6 आ गया कि नहीं? A/B का रेशियो, A/B का रेशियो 7:6 आ गया कि नहीं? नहीं समझ आया क्वेश्चन? ये श्रुतिका के अलावा किसी और ने निकाला था सही? वेदांत क्लियर हुआ क्वेश्चन कि नहीं है? यस सर, मैंने मोल्स का रेशियो निकाल दिया। अच्छा मोल्स का निकाला है, चलो कुछ नहीं होता। मैं इस क्वेश्चन को एक बार मोल से भी कर देता हूँ जल्दी से, ताकि अगर किसी को इससे नहीं समझ, हालांकि इससे समझ आना चाहिए जरूर, अगर इससे समझ नहीं आया तो मोल से समझ लो एक बार। किसी को पूछना है दोबारा कुछ? नहीं तो मैं इस पार्ट को हटा रहा हूँ, मिलिकुलेंट वाले पार्ट। किसी को दोबारा तो नहीं पूछना ये? चलो फिर देखेंगे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन को मोल से करके। अभी मैंने A और B ऊपर मिलिकुलेंट माने थे, अब मैं उस A और B को मानूंगा मोल्स। क्लियर? अब मैं उस A और B को क्या मानूंगा? मोल्स। तो ध्यान देंगे, अगर मोल्स मानते हैं तो कैसे क्वेश्चन होगा। मोल से देखेंगे क्वेश्चन कैसे होगा। अब यहाँ पे लेना तुम्हें A और B मोल्स हैं। A और B क्या है? ये A, ये B, ये मोल्स हैं। मोल से कर रहा हूँ क्वेश्चन। तो अगर ये मोल्स हैं तो इस केस में भी ऑक्सीडाइज सिर्फ B ही होगा। तो B का एन फैक्टर तुम्हें पता है, B मैंने बताया तुम्हें 3 था। B इंटू 3 इंटू 1000 मोल्स इंटू एन फैक्टर 3 इंटू 1000, दिस इज इक्वल टू कितना होगा 40/16। ये क्या होगा 40/16। क्लियर? ये होगा 40/16 क्योंकि नॉर्मेलिटी दे रखी है। ये आ गया। अब दूसरी क्वेश्चन, जब मैंने इसको रिड्यूस कर दिया, पहले तो इधर भी मोल्स A ही आएंगे, इधर भी मोल्स B ही आएंगे, इसके मोल्स अगर निकालें तो 2B आएंगे, इसकी जरूरत नहीं है मेरे को।
तो इसको रहने दो। अब उसके बाद जब मैंने इसको जिंक से रिड्यूस कर दिया तो ये हो जाएंगे 2A, इसको भी रिड्यूस कर दिया तो ये बी रहेंगे, 1 मोल से 1 मोल ही बन रहा है, ये बी ही रहेंगे। उसके बाद अब इनको दोबारा ऑक्सीडाइज किया 60 ml 1/16 नॉर्मल KMnO4 से, तो ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो इसका फैक्टर 1 है। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 आएंगे, 2 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2A इंटू 1 इंटू 1000 नंबर मोल्स इंटू फैक्टर 1 इंटू 1000 प्लस बी इंटू इसका भी फैक्टर 1 है इंटू 1000, दिस इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 60/16, 60/16। अब ऊपर से b इंटू 1000 की वैल्यू पुट कर दो। b इंटू 1000 की वैल्यू क्या है, 40/48। b इंटू 1000 की वैल्यू क्या है, 40/48। ये b इंटू 1000 इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं नीचे, तो ये आ गया 2000a प्लस 1000b की वैल्यू है 40/48, 40/48, 60/16 है, इसको मैं 180/48 लिख रहा हूँ, 180/48। तो ये 180/48 और ये 40/48 दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 140/48, ये हटा रहा हूं मैं यहाँ से, ये लिख दिया 140/48, 140/48, बस आ तो गया आंसर। अब इसके मिलिक्वेंट निकालने हैं, इसका इनफेक्टर कितना है, इसका इनफेक्टर कितना है इस कंपाउंड का, बताओ कितना इनफेक्टर होगा इसका। वेदांत क्या होगा इसका इनफेक्टर, सर 1 ही होगा। नहीं 2 होगा, इसका इनफेक्टर 2 होगा, 2 होगा, देखो पता लगा कैसे, इसका इनफेक्टर 2 है कि नहीं, देख वेदांत इससे ये बना 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, इसका इनफेक्टर 1 होगा, लेकिन इसका तो 2 होगा ना 1 मोल के लिए। यस सर। इसका इनफेक्टर 2 है और इसका इनफेक्टर कितना है 3 है, तो इसके मिलिक्वेंट क्या होंगे a इंटू 2 इंटू 1000, यानी ये रहा मिलिक्वेंट्स, a इंटू 2 इंटू 1000 यानी 2000 a, और इसके मिलिक्वेंट्स क्या होंगे b इंटू 3 इंटू 1000 यानी ये रहा, तो इसकी वैल्यू कितनी है 40/16, जिसको मैं लिख सकता हूँ 120/48, और इसकी वैल्यू कितनी है 140/48, दोनों को डिवाइड करो आंसर आ गया 7/6। मोल से भी कर दिया सेम क्वेश्चन, समझ आया कि नहीं, बोलो समझ आ गया कि नहीं, ये दो तरीके से कर दिया क्वेश्चन, मोल से भी और मिलिकुलेंट से भी। इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना ताकि क्लियर हो ढंग से कंसेप्ट। किसी को पूछना दोबारा, देखो ये अगर केमिस्ट्री अच्छे लेवल पे पढ़नी है ना तो ये क्वेश्चन आने चाहिए। अक्षत, अक्षत समझ आया तेरे को कि नहीं है, अक्षत तेरी आवाज नहीं आती बिल्कुल, हर्ष, ओके अक्षत, हर्ष, हर्ष क्लियर हुआ है क्वेश्चन क्या ये, हाँ इसको ढंग से प्रैक्टिस करना है, हाँ इसको बहुत ढंग से प्रैक्टिस करना है। देखो 12th वालों को अगर एडवांटेज मिल रहा है ना तो क्वेश्चन ये प्रैक्टिस कर लो, और मैंने अभी इस बार ही तुमने देख लिया ये क्वेश्चन आया हुआ है, सही ना। तो अभी नेक्स्ट टाइम में अगर मैं इन क्वेश्चंस को लूंगा तो ये नाइट में प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि दिन में तो मैं चाह रहा हूँ सिलेबस आगे बढ़ जाए थोड़ा सा हमारा। और अब नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होना है, स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट होना है, तो 11th वाले बच्चे अलर्ट रहेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा वो स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक। एक प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोसिस सबने रेडॉक्स में पढ़ लिया कि नहीं, जैसे मैंने पूछा अगर एक्वस NaCl है तो क्या प्रोडक्ट्स होंगे इलेक्ट्रोसिस के, अगर एक्वस NaCl है तो क्या प्रोडक्ट्स होंगे इलेक्ट्रोसिस के यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, किसी ने पढ़ा है कि नहीं है, ये लेक्चर में है कि नहीं, शॉर्टकट बताया वो सिर्फ कंसेप्ट नहीं दिया अभी, कंसेप्ट जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में है 12th क्लास में, ये किसी ने पढ़ा है कि नहीं अभी, कनिष्क, कनिष्क, अर्नब,
निवृत्ति, निशी, तुमने पढ़ा नहीं है किसी ने भी ये कंसेप्ट? सम्यक, सर H2Cl2 NaOH निकलेगा। हाँ इसमें क्या होंगे? वेदांत बोला आंसर? यस सर। बहुत अच्छे वेदांत। देखो एक्वस NaCl है, जो H2 मिलेगा कैथोड पे, ये मैंने शॉर्टकट बताया हुआ, इसमें भी Cl2 मिलेगा एनोड पे और NaOH मिलेगा सॉल्यूशन के अंदर। डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने बताया हुआ, इसका खुद कर लेना इसको। हाइड्रोजन चैप्टर में मैं इसको यूज भी करूंगा, हाइड्रोजन चैप्टर में इसका मैं यूज भी करूंगा, तो इसे ध्यान रखना। जैसे एक्वस NaCl है, Na प्लस है और Cl नेगेटिव है, Na प्लस है और Cl नेगेटिव है। कैटायन अगर, ध्यान देना, कैटायन अगर कॉपर 2 प्लस या Ag प्लस है तो कैथोड पे यही मिलेगा। कैथोड कॉपर 2 प्लस होता, कॉपर मिलता कैथोड पे, Ag प्लस होता तो Ag मिलता। इसके अलावा कोई भी कैटायन है ना, तो हमेशा H2 गैस मिलेगी। ये अभी शॉर्टकट है, 99% तुम्हारे आंसर से निकलेंगे, 1% डाउट है। 1% डाउट इसलिए क्योंकि कंसेप्ट नहीं सिखा रहा, कंसेप्ट सिखाऊंगा तो फिर अलग अलग आंसर भी आ सकते हैं। तो इसलिए तुम बस इतना याद रख लो, यही आते हैं क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूं मैं। कॉपर 2 प्लस या Ag प्लस है तो कैथोड पे यही मिलेगा, कॉपर मिल जाएगा या Ag मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी कैटायन है ना, H2 गैस मिलेगी कैथोड। डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं मैं भाई। Cl माइनस है, अब ध्यान देना, इसकी सीरीज के लिए ना एक चीज याद रख लो बस, X माइनस, OH माइनस, NO3 माइनस और सल्फेट आयन, बस ये याद रखना। देखो इसको भी याद करना बहुत इजी है, जिसमें कम एटम है वो जल्दी मिलेगा, ये इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, ये इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल में। एक्स माइनस है ना, एक्स माइनस है तो X2 मिलेगा। X2 में बस F2 नहीं है, F2 एक्चुअल में इधर आता है इसके आगे, F माइनस। ध्यान रखना इसमें, X माइनस का X2, OH माइनस का O2, NO3 माइनस, इसको छोड़ दो, ये ऑक्सीडाइज होते नहीं है, परऑक्साइड लिंकेज आती है। ऐसे इसमें भी सल्फेट आया ना, तो उसमें परऑक्साइड लिंकेज बन के H2OH2 नेगेटिव आएगा, H2OH2 नेगेटिव। बस अगर मान लो Cl माइनस और OH माइनस है तो क्या मिलेगा? जिसमें कम एटम वो मिल जाएगा हमेशा, कम एटम Cl में एक ही है, OH माइनस 2 है तो ये नहीं मिलेगा। Cl माइनस है तो Cl2 मिल जाएगा। OH माइनस और सल्फेट आयन से तो क्या मिलेगा? O2 गैस। ये हमेशा एनोड पे मिलेंगे, ये हमेशा एनोड पे मिलेंगे। समझ आ रहा है कुछ की नहीं है? ये मैं सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूँ, मैं आगे यूज करूंगा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डिटेल है इसकी। एक बार जल्दी से क्वेश्चन बताएंगे, बस खत्म कर रहे हैं क्लास। जैसे मान लो 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। एक्वस KBr है यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, तुम्हें प्रोडक्ट बताने बस क्या मिलेंगे, जो बच जाएगा वो सॉल्यूशन के अंदर। एक्वस CuSO4 है यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, एक्वस से CaNO3 होल ट्वाइस है यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, एक्वस AgNO3 है यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, एक्वस CuSO4 है यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, एक्वस AgNO3 है यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड्स। डायरेक्ट आंसर बताना। हाँ पहले केस में आंसर क्या आएगा? फर्स्ट केस में कैथोड पे एनोड पे क्या आंसर आएगा? KBr है, K प्लस है और Br माइनस है। K प्लस है, क्या ये Cu2 प्लस या Ag प्लस है? क्या ये Cu2 प्लस या Ag प्लस है? K प्लस नहीं ना, तो इसलिए हमेशा H2 गैस, H2 है पहले पे, फर्स्ट का आंसर H2 आएगा कैथोड पे, ये कैथोड लिख दो, ये एनोड लिख दो, और सॉल्यूशन में भी लिख देना अगर चाहिए तो। कैथोड पे H2 गैस आ गई, एनोड पे क्या आएगा? Br माइनस है और पानी के OH आयंस होंगे, पानी के OH आयंस होंगे तो क्या मिलेगा? Br में एक ही एटम है ना, तो क्या मिल जाएगा? Br2 गैस। बस F का ध्यान रखना, F माइनस OH माइनस होगा तो O2 गैस मिलेगी, तो Br2। और सॉल्यूशन में जो बच गया गया KBr, KOH सॉल्यूशन मिल जाएगा। पीएच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत बहुत बेसिक सॉल्यूशन मिल गई। ये समझ आ गया पहले वाला केस की नहीं? एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया जल्दी से। आकाश, वेदांत, विधि, समर्थ, निकिता, हर्ष, साक्षी, कृष्णा, अखिलेश, अंशिता, समीर, श्रुतिका, सम्यक, विंध्या, निशी, कनिष्क, प्रगति, सुधांशु, बाकियों को समझ, निवृत्ति, अर्णव को समझ नहीं आया? अर्णव, हर्षित,
ऋषि, शिवा, ये तो 12th वाले हैं, 12th वालों को तो आना ही चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा रखा है। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ इधर, मैं अब डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा इधर। देखो इधर पहला केस समझ आ गया ना। दूसरा केस एक्वस CuSO4 है, CuSO4 है, कॉपर 2+ आ गया ना, कॉपर 2+ है तो कैथोड पे यही मिलेगा, कॉपर मिलेगा। कॉपर में कॉपर 2+ नहीं, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन जाएगा, और सल्फेट आयन और पानी के OH आयंस है, तो इनमें से क्या मिलेगा, OH आयंस जिसमें कम एटम है यानी O2 गैस। और जो बच गया वो सोल्यूशन में, सोल्यूशन क्या हो जाएगा सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूशन में पानी का H+ बच गया यहाँ से, और यहाँ से SO4 नेगेटिव यानी H2SO4, सोल्यूशन हाईली एसिडिक और pH बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा केस, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स है, मैंने भी टफ क्वेश्चन नहीं लिए, इसमें बहुत अच्छे जो क्वेश्चन है मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कराए हुए हैं। कैल्शियम नाइट्रेट है, अगर कैल्शियम नाइट्रेट है तो क्या मिलेगा, वेदांत आंसर दे जल्दी से, कैल्शियम नाइट्रेट में। सर H2 और O2। हाँ H2 गैस मिलेगी, Ca2+ है ना, कॉपर 2+ तो नहीं है, नहीं है, तो इसे H2 गैस मिलेगी, और नाइट्रेट आयन और OH आयन है तो क्या मिलेगा, O2 गैस, और सॉल्यूशन में क्या चला जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट, सॉल्यूशन में कैल्शियम नाइट्रेट। फोर्थ, अब एक्वस AgNO3 है, तो क्या आंसर आएगा, एक्वस AgNO3 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, जल्दी से आंसर दो। AgNO3 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो Ag आएगा कैथोड पे, सर Ag और और O2 आएगा, O2। हाँ Ag और O2, और सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, HNO3 हाईली एसिडिक, pH बहुत कम हो जाएगा। पांचवा केस, अब ये यूजिंग क्या है, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स है ना, कॉपर सल्फेट और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, AgNO3 यूजिंग Ag, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स आएंगे ना, तो एनोड पे अगर, ध्यान देना, एनोड पे अगर उसके आयंस मिलेंगे तो कैथोड पे वो मेटल मिलेगा। ये तुमने पढ़ा भी होगा 10th क्लास के अंदर, पढ़ा है कि नहीं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, कॉपर 2+, कॉपर और कॉपर 2+। ऐसे ही 6th केस में भी एनोड पे अगर Ag है, एनोड कहाँ पे है, मैंने उल्टा लिख दिया इसमें, मैंने उल्टा लिख दिया, एक मिनट ध्यान देंगे, यहाँ पे Ag कॉपर 2+ आएगा, एनोड पे कॉपर 2+ आए, एनोड पे कॉपर 2+ आएगा, कैथोड पे कॉपर। ऐसे ही एनोड पे Ag+ आएगा और कैथोड पे Ag। समझ गया कि नहीं, ये वाले केस, लास्ट के दो केस, अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है तो, अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है तो मेटल मिलेगा कैथोड पे, एनोड पे उसके आयंस मिलेंगे, एनोड पे उसके आयंस, सॉल्यूशन में वही रहेगा कॉपर सल्फेट या AgNO3। समझ आया यहाँ तक कि नहीं, ये मैं यूज करूंगा आगे, तो इसको पढ़ लेना जरूर, इसको जरूर पढ़ लेना। मैंने 5-6 एग्जांपल दिए हैं, इससे बोर्ड के क्वेश्चन 12th वालों के कोर्स में है, बोर्ड के क्वेश्चन भी निकल जाएंगे। तो जो मैंने आज 2-3 क्वेश्चन कराए हैं ना, लास्ट वाला क्वेश्चन स्पेशली, उसकी 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, ताकि अब मैं कराऊं तो समझ आ जाए आगे।